नमस्कार, हॉट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 72 घंटे से अधिक समय तक अगर नेपाल उपद्रवियों के हाथ में रहा, एनार्किज्म फैले हुए नेपाल को राम भरोसे छोड़ दिया गया, कोई इसका रखवाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो इसके पीछे जेन ज़ी जो नेपाल को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं, नेपाल को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन इन जेनज़ीज़ के नेताओं के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है कि अगर उन्हें ये काम सौंपा जाता है तो इसको कैसे पूरा करेंगे। मैंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात से इस विमर्श की शुरुआत की कि ठीक है, आंदोलन करना एक बात होती है, लेकिन आंदोलन के आगे की स्थिति को कैसे व्यवस्थित करना, और अगर आंदोलन सफल हो तो एक नेता के रूप में अगर राष्ट्र के लोग उसे मान्यता देते हों और एक जिम्मेदारी दी जाती हो उस ग्रुप को या उन नेताओं की मंडली को, तो वो उस देश के लिए क्या एक विकल्प देना चाहते हैं, और अगर वो विकल्प दे रहे हैं तो देश का क्या होगा, इस एजेंडा पर विमर्श करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होते, कोई वाक्य नहीं होते, या यूँ कहें उसके कोई कार्य रूप में परिणत करने के तौर तरीके नहीं होते। यही नेपाल में हो रहा है। जेनज़ीज़ ने 72 घंटे तक नेपाल को एक तरीके से तबाही की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। हालांकि वो ये बोलते हैं कि उन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम है, लेकिन बूढ़े नेताओं को वो सत्ता में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए जो युवा चाहते हैं उसके लिए वो प्रयास नहीं करते। अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं और नेपाल के लोगों की स्थिति को 4 दशक पहले की ला करके वहाँ पर उनको रहने और जीने के लिए मजबूर करते हैं। ये सवाल मौजू है, लेकिन क्या जेन ज़ी जिस तरीके से 72 घंटे के दौरान सड़कों पर उतरे, आगजनी की, नेताओं को मारा पीटा, और अब जब सेना प्रमुख उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो इन्हीं जेनज़ीज़ के गुट बने दिख रहे हैं और वो सेना प्रमुख के सामने लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। अभी तक सुशीला कार्की, जो एक्स सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी, उनको अंतरिम सरकार के मुखिया बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर एक नए नाम घिसिंग का आ रहा है, जो लाइट मैन कहे जाते हैं और बड़े ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं। सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर दिया जिसका फिलहाल मुश्किल परिस्थितियों में खड़े हुए नेपाल को नियंत्रित करने का कोई एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उस व्यक्ति को उस सरकार की जिम्मेदारी दी जा रही है जो अंतरिम सरकार होगी, और इस अंतरिम सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि चुनाव कराना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से एक बार फिर लोकतंत्र को बहाल करना, वापस करना। और यही जेनज़ीज़ चाहते हैं। जेनज़ीज़ कौन होते हैं, उनकी चाहत क्या है, और किन देशों का इंटरेस्ट रहा, इस पर मैंने एक वीडियो दिया। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। इसलिए नेपाल में किसी का भी षड्यंत्र हो, लेकिन अगर नेपाली यूथ अपने हाथ में नेपाल को लेकर के नेपाल को आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा रखते तो लगता यही कि वास्तव में वो एक परिपक्व नवयुवा है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति वहाँ पर अब डमाडोल लगती है, ऐसा लगता है कि जेनज़ीज़ के माध्यम से षड्यंत्रकारियों ने बड़ा खेल तो कर दिया, लेकिन इन जेनज़ीज़ का कोई नुमाइंदा फिलहाल नेपाल को इस मुश्किल स्थिति से निकालने की स्थिति में नहीं है। और ये सबसे बड़ी स्थिति है जब अराजकता खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, और ये इस लोकतांत्रिक देश जहाँ पर लोकतंत्र को सिर्फ एक मुखौटा बनाया गया, उसकी आड़ में बड़ा खेल किया गया, उसके कारण से 4 दशक से अधिक समय तक लोकतंत्र तो नेपाल में दिखाया गया, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर वहाँ कुछ था नहीं। वहाँ पर भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे कह सकते हैं आप, उसका बढ़ावा हुआ, और
लोगों ने अपने घरों को भरा, अपने बच्चों को वो सुविधाएं दी, अपनी सुविधाएं बनाई, लेकिन आम नेपाली मुश्किल से जीने के लिए मजबूर हुआ। और इसलिए नेपाल में जेनजीज कहीं न कहीं जिस क्रांति को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका फायदा तब हो सकता है जब जेनजीज की चाहत के लिए जो एक वैकल्पिक एजेंडा हो, उसका पूरा एक चार्ट इन नेताओं के दिमाग में हो कि करना क्या है। और अगर ये नहीं है तो नेपाल फिर उसी डोलड्रम की स्थिति में खड़ा हुआ दिखेगा, चाहे वहां पर अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव करा लिए जाएं। और इसलिए भारत को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि पड़ोसी नेपाल में कोई घटनाक्रम चलता है तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। हालांकि ये आप सुन सकते हैं, वहां के उपद्रवियों में से कुछ यूथ, कुछ जेनजीज ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि हमें तो भारत का मॉडल चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लोगों के लिए सख्त फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये नेपाल में आम लोगों की एक प्रतिक्रिया है। सवाल ये है, यहीं से मैं नेपाल का विषय छोड़कर उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारत में जो प्रयास 140 करोड़ की जनता एक स्पष्ट नेतृत्व में ले रही है, जहां अभी मुश्किलें बहुत हैं, वो हल नहीं हुई हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को लगता है कि इतने ही कदम आगे अगर हमारे यहाँ बढ़ा दिए जाएं तो इस हिमालयी राज्य का बेड़ा पार हो जाएगा, वो विकास के रास्ते पर बढ़ेगा, वो पूरी दुनिया का माल का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, वहाँ के यूथ बाहर जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ये वहाँ के उपद्रवियों का मानना है। मैं वैसे उनको उपद्रवी कहूँगा भी नहीं, उनको जेनजीज कहूँगा, लेकिन वो भटके हुए हैं, उनके पास एजेंडा नहीं है, विकल्प नहीं है और इतनी परिपक्वता नहीं है। इसलिए अगर इनके किसी नुमाइंदे के हाथ में फिलहाल देश जाता है तो वहाँ पर लोकतंत्र बचा रहेगा, या ये विकल्प बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़ा होकर के नेपाल को बचा लेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसमें संदेह है। इसलिए सुशीला कार्की हो या लाइटमैन घीसिंग, अभी कोई इस अंतरिम सरकार को चलाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के सेना प्रमुख बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे नेपाल में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि सेना के हाथ में अगर सत्ता आती है तो उसका वो उपयोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल की सेना फिलहाल ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए नेपाल की सेना का इस विषम परिस्थिति में उनके जो तौर तरीका होता है व्यवहार करने का, परिपक्वता का और खास करके प्रोफेशनलिज्म का, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। हम फिर आते हैं भारत पर। भारत में इतनी बातें की जा रही हैं, भारत के तौर तरीके को, भारत के लोगों के मेहनत को, और पिछले 11.5 साल से अधिक समय तक भारत ने जिस तरीके से तेजी से कदम बढ़ाए हैं एक स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व के अंडर में, उसको लेकर के भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप नेता संजय सिंह हाउस अरेस्ट किए गए हैं और उनसे मिलने के लिए फारूक अब्दुल्ला जाते हैं, और वो जो बात कहते हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिस चीज़ को और जिस घटनाक्रम के माध्यम से भारत की आन बान शान और लोकतांत्रिक प्रतीक को क्षत विक्षत करने की कोशिश की गई, और वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसी लोकतंत्र की दुहाई फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं। संजय सिंह वहां पर गए हुए थे, आप विधायक, डोडा के जो विधायक हैं, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, और इसी पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वहीं पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल हो सकता है जब आप तक वीडियो पहुंचे तो उनको हाउस अरेस्ट की स्थिति से निकाल करके वापस दिल्ली भेज दिया जाए। और फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने पहुंचते हैं, और वो जो बातें संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला के बीच में हो रही हैं उसको चैनल्स बाकायदा दिखा रहे हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितना मनमानी कर रहे हैं। अब आप देखिए, और यही बात मैं पिछले हम लोग एक चर्चा में 2.5-3 महीने से कह रहे हैं
कि कश्मीर में यूथ को सड़कों पर उतारने की एक बड़ी षड्यंत्रकारी कवायद हो रही। फिलहाल इतने संभल कर फैसले किए जा रहे हैं और विकास के काम को इस कदर चलाया जा रहा है जिसके कारण इनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की आड़ में जिस तरीके से प्रतिक्रियावादी शक्तियां या आप कह सकते हैं कट्टरपंथी ताकतें केंद्र और कुछ राज्य सरकारों को हिलाने की कोशिश कर रही हैं, वो नेपाल की ही तरह कर रही हैं। और कुछ लोगों ने तो पिछले 72 घंटों में कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कह भी दी हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अभी तो नेपाल नेक्स्ट इंडिया, आगे क्या होगा, कुछ लोग क्या क्या सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। सवाल यही है कि दूसरे देशों में मोदी के भारत को आगे ले जाने के प्रयासों की तारीफ हो रही है और हमारे देश में कुछ ताकतें, और वो ताकतें लेफ्ट लिबरल गैंग, जिसको आप कह सकते हैं कि ये शहरी वामपंथी और माओइस्ट, ये वैचारिक तौर पर कुछ यूथ को एक नई दिशा दे करके एनार्किज्म के लिए प्रेरित करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें किसान हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। और ये समस्या इस देश में है। लेकिन क्या 75 सालों की समस्या एक दशक या एक दशक से 1 साल 2 साल अधिक समय में सब कुछ हल हो जाए? अगर हल की तरफ आगे बढ़ता हुआ देश एक नए एजेंडे पर काम करता हुआ दिखे तो क्या उस व्यवस्था को क्षत विक्षत करने की कोशिश एक राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र निर्माण की तरफ किसी नेतृत्व की पहल है? नहीं है, आप ये मानेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है। सरकारें बहुत संभल के कदम उठा रही हैं, शायद इसलिए षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन नेपाल की तरह भारत में भी घटना हो जाए ऐसा प्रयास तो कई नेता कर रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन ये देश बहुत सजग है, क्योंकि पूरी लड़ाई नेपाल की अगर यूथ ने शुरू की तो भ्रष्टाचार उसके केंद्र में है, पहली बात। और दूसरी बात, वामपंथी दिखावे का जो आवरण लोगों के सामने खड़ा किया जाता है और उसको कार्य रूप में परिणत करके जनता को उसका परिणाम दिखाया जाता है, तब वामपंथियों की सारी जो दिखावटी बातें हैं वो सामने आ जाती हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं। यही केपी शर्मा ओली सरकार एक्सपोज्ड हुई है और इसके कारण से उसको इस तरीके से हटाया गया और केपी शर्मा ओली और उनके कई मंत्रियों को भागना पड़ा। कुछ मंत्रियों की पिटाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट और संसद को क्या किया गया, वीडियोस देख लीजिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एनार्किज्म है। अपने ही राष्ट्र की संपत्ति को जलाते हुए अगर वहाँ के जनजीज ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र से प्रेम करते हैं लेकिन बूढ़े नेताओं को नहीं देश में देखना चाहते, उनकी अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है, जायज़ है, लेकिन तरीका गलत है। और अगर लोकतंत्र में गलत तरीके से किसी साध्य को प्राप्त करने की कवायद होती है तो निश्चित रूप से उस तंत्र को विकसित करने की कवायद करने वाले लोग अपरिपक्व हैं, जो जनजीज में दिख रही है। और इसलिए वहाँ के सेना के सामने अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि नेपाल को एक सही रास्ते पर ले आकर के लोकतांत्रिक तत्वों को सत्ता सौंपे। और ये एक बहुत कठिन परिस्थिति है। ऐसे में भारत को नज़र रखनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत नेपाल बॉर्डर जो बहुत लंबा चौड़ा है और जहाँ पर कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता, मैं भी नेपालगंज की यात्रा कर चुका हूँ बहराइच के थ्रू, इसलिए मैं जानता हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ। भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन वामपंथियों ने और लोकतंत्र की आड़ में कई राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से इसको बर्बाद किया है, उसको पटरी पर लाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के राजनीतिक माहौल में नेपाल भारत के संबंध को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है। और इन जेनजीज की जो चाहत है, भारत की ओर से सहायता देने का एक आश्वासन भी ज़रूर दिखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के संबंध को मजबूत करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए भी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेनजीज जो करते हुए दिख रहे हैं, लगता तो यही है कि उन्होंने आंदोलन तो कर दिया, सड़कों पर उतर तो गए,
लेकिन राष्ट्र के लिए आगे का एजेंडा क्या होगा ये वो तय नहीं कर पाए, ये तैयारी नहीं कर पाए। लगता तो यही है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसे देख लीजिएगा। लेकिन भारत में नेपाल की तर्ज पर किस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से यूथ को टारगेट पर लेकर के उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत सतर्क रहना होगा और जनता के हित में बड़े फैसले लेने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना ही होगा। आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।